तो क्या महाराष्ट्र में अब वो वक्त आने वाला है जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था? वो वक्त कौन सा है, वो पल कौन सा है और क्या होने वाला है महाराष्ट्र में, और तस्वीर कैसे महाराष्ट्र में बदलती नजर आएगी? महाराष्ट्र में माहौल कैसे बदलेगा? महाराष्ट्र के सियासी हालात क्या है, राजनीति क्या कहती है, और महाराष्ट्र में क्या जो शिंदे चाह रहे थे वो होगा, क्या होगा, और क्यों आखिरकार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते नजर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम, और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में महायुति के अंदर क्योंकि जो बड़े बदलाव हो रहे हैं मंत्रालय को लेकर, क्योंकि 14 तारीख को जो डेट सामने आ रही है कि इसमें मंत्री पद का जो है विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल को लेकर विचार, इस पर मंत्रिमंडल को लेकर जो है फैसला हो सकता है। लेकिन उससे पहले एकनाथ शिंदे अगर बैठक में नहीं आते और वो बैठक अमित शाह की हो तो सियासी मायने बहुत हो जाते हैं। और क्या चाह रहे हैं एकनाथ शिंदे जरा समझिएगा, क्योंकि इसको रिपोर्ट के जरिए समझाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि शिंदे आखिरकार क्यों अब बीजेपी से उखड़े नजर आ रहे हैं, और क्या महाराष्ट्र में सीएम पद संभालने के लिए तैयार हैं शिंदे। लेकिन शिंदे के पास इतने विधायक तो नहीं। मैं जानता हूं जनता यही सोच रही होगी, लोग यही सोच रहे होंगे सीएम बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्योंकि विधायक तो उतने नहीं, और 57 विधायकों पर आप क्या सीएम बनेंगे, आपके पास इतना जनाधार कहां से आएगा। ये तमाम पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में अगर सरकार बनाने का दम रखते हैं एकनाथ शिंदे तो शायद सरकार गिराने का दम भी रखते हैं। वो कैसे, ये भी आंकड़ों के जरिए बताएंगे। और क्यों शिंदे ने इसके पहले संकेत दे दिए थे कि दाढ़ी वाले को हल्के में लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वही दाढ़ी वाला है जो सरकार बनाना और सरकार गिराना भी जानता है। तो चलिए, महाराष्ट्र में क्या बड़ा रोल एकनाथ शिंदे का रहेगा, लेकिन महाराष्ट्र में शरद पवार की क्या बड़ी भूमिका है। क्या ये वही शरद पवार हैं जिन्होंने एक वक्त में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया था, और महाराष्ट्र में ऐसे ही नहीं, उद्धव ठाकरे पर बड़ा दांव खेला गया था, और उद्धव ठाकरे पर बड़ा दांव खेलकर उन्हें सीएम उस वक्त बनाकर ये बात शिंदे ने बता दी थी कि राजनीति को कितने बेहतर तरीके से वो समझते हैं। तो अब देखिए क्या चल रहा है महाराष्ट्र की तस्वीर में। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अब चर्चा हो गई है, क्योंकि खबर सामने आती है कि अपना डिप्टी सीएम पद भी छोड़ देंगे एकनाथ शिंदे, क्योंकि डिप्टी सीएम पद कुछ पद नहीं होता है, क्योंकि शिंदे के हाथ कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि आप उन्हें मंत्रालय भी नहीं दे रहे हैं। और जब खबर सामने आती है कि गृह मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय नहीं दिया जाएगा तो फिर समझ लीजिए कि दूध में से मक्खी की तरह निकालकर शिंदे को फेंक दिया। शिंदे की हालत एक ऐसी मछली की हो गई है जो पानी बिन होती है, और वही तड़पड़ाहट जो एकनाथ शिंदे की है कि शिंदे करे तो क्या करे, लेकिन शिंदे को साथ मिल रहा है शरद पवार का, और महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है देवेंद्र फडणवीस की। दरअसल महाराष्ट्र में देखने को ये मिल रहा है कि जब मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले खबर सामने आ जाती है कि एकनाथ शिंदे को बड़े मंत्रालय नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद अगर वो मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो ये कहा जाता है कि क्या अब डिप्टी सीएम पद छोड़ेंगे। अब ऐसे में खबर सामने आ रही है कि अब महाराष्ट्र में एक बड़ा फैसला शिंदे लेने वाले हैं। वो बड़ा फैसला है शरद पवार के साथ मुलाकात का। तो क्या शरद पवार हैं जो बनाएंगे महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे को, और क्या सीएम बनने के लिए तैयार हैं? आंकड़ों को भी मैं जरा यहां पर समझा दूं, क्योंकि अकेले एकनाथ शिंदे नहीं है जो महायुति का साथ छोड़ेंगे, उनके साथ छोड़ने वाले में अजीत पवार का बड़ा रोल है। क्योंकि अगर अजीत पवार
चाचा शरद पवार के साथ मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। और पहले भी खबर जब सामने आ रही थी कि शरद पवार ने अपने विश्वसनीय सूत्रों को लगा रखा है अजीत पवार के पीछे, अजीत पवार से संपर्क साधने के लिए, फिर तस्वीर ये कहने शुरू हो जाती है कि महाराष्ट्र में क्या चाचा और भतीजा मिलकर वाकई गेम पलटेंगे। और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं महाविकास आघाड़ी के विधायकों की भी, तो यहाँ पर खेल पूरी तरीके से पलट रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास विधायक हैं 57 और अजीत पवार के पास 41। और महाविकास आघाड़ी के विधायकों की बात करें जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, तो ऐसे में देखा जाता है कि शिंदे, अजीत पवार और महाविकास आघाड़ी यानी कि तीनों का कॉम्बिनेशन अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत आसानी से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का रोल इतना बड़ा निकलकर सामने आता है कि देवेंद्र फडणवीस का कद फिर छोटा हो जाएगा। और ऐसे में इस पूरे प्लान को बनाने में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जो रोल प्ले कर रहे हैं वो है शरद पवार, क्योंकि शरद पवार से अगर अजीत पवार की मुलाकात होती है, और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि शरद पवार ने यह भी कहा था कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों को हम नहीं मानते हैं, हम इसे मानने से इनकार कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो देवेंद्र फडणवीस को फिर सीएम भी नहीं बनता हुआ देखना चाहते हैं। और देखिए क्या बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर अब रार छिड़ गई है, क्योंकि शिंदे बहुत पहले से मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे। डिप्टी सीएम पद मिलने के बावजूद वो खुश नहीं थे, क्योंकि पता था सारी पावर और ताकत देवेंद्र फडणवीस के हाथ चली गई है। और मंत्रालयों को लेकर भी बात करें तो शिंदे को जिस तरीके से अलग रख दिया गया, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि शिंदे अब आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के साथ जाते नजर आएंगे। और शरद पवार की क्या बड़ी भूमिका महाराष्ट्र में रही है, और कैसे शरद पवार ने यह तय कर लिया था कि जो सरकार बनी थी पहले, जिसमें उद्धव ठाकरे को सीएम बनाया गया था, तो ऐसे ही नहीं, उस वक्त हम देख रहे थे कि बीजेपी उन तमाम चीजों को समझने का काम कर रही थी। और सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है कि राजनीति के एक बड़े चाणक्य माने जाते हैं शरद पवार, और शरद पवार ही हैं जिन्होंने कहा था कि उद्धव तुम सीएम बनो और हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे को उस वक्त तजुर्बा नहीं था, उद्धव ठाकरे को ये पता नहीं था सरकार चलती कैसे है, सरकार चलाना कैसे है और सरकार काम कैसे करेगी, लेकिन कमान शरद पवार ने अपने हाथ में संभाल रखी थी। उद्धव ठाकरे उस वक्त एक चेहरा भर थे और काम शरद पवार कर रहे थे। तो ऐसे में देखने को मिलता है उद्धव ठाकरे को सीएम बनाकर न सिर्फ उन्होंने ये बता दिया था, क्योंकि खबर ये चल रही थी उनके बेटे को सीएम बनाया जाए, लेकिन वो उम्र में और तजुर्बे में बहुत कम थे, इसीलिए उद्धव पर दांव खेल दिया। तो शरद पवार की भूमिका एक बार फिर इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अजीत पवार ने शरद पवार से मुलाकात की। अब ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे सीएम पद चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया जाए, अगर मंत्रालय ना दिया जाए, तो क्या बात बनेगी ये भी समझ लीजिएगा, क्योंकि शिंदे जो है वो केवल सीएम बनने की फिलहाल लालसा रख रहे हैं। हालांकि विधायकों की बात कर लेते हैं तो शिंदे के विधायक इसलिए भी नाराज दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके नेता का अपमान बीजेपी ने किया है और उनके विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो शिंदे के विधायक हैं वो शिंदे को सीएम बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के मन में तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए कि क्या 5 साल तक सरकार चला पाएंगे, क्या 5 साल तक कार्यकाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दरअसल देखने को ये मिला कि शरद पवार से जब अजीत पवार की मुलाकात हुई तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा अगर हम कहें तो माहौल देखने को मिलता है और सियासत में हलचल शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से अगर मुलाकात करने अजीत शरद पवार के पास जाते हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि काफी समय पहले खबरें भी यही चल रही थी कि एकनाथ शिंदे
आने वाले वक्त में एक बड़ी मुलाकात शरद पवार के साथ कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या अगर बात करें शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, यानी कि ये दोनों बड़ी पार्टियां, ये दोनों बड़े नेता महाविकास अघाड़ी की तरफ जाते हैं, तो महाविकास अघाड़ी में जाना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित रहेगा, इसको जरा समझिए। और ऐसे ही नहीं कहा जा रहा, महाराष्ट्र में सीएम की कमान शिंदे संभाल सकते हैं, अकेले अपने दम पर तो नहीं, लेकिन दादा अजीत पवार के दम पर, क्योंकि जब वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि भाऊ, यानी कि हमारे जो भाई हैं अजीत दादा, इनको सुबह भी शपथ लेने की आदत है और शाम को भी शपथ लेने की आदत है, यानी कि एक हिंट शिंदे दे चुके हैं कि समझिएगा कम मत अजीत पवार को, अगर मंत्रालय में थोड़ा भी हेर फेर किया जाता है तो दादा तुरंत जो है वो बीजेपी से अलग हो सकते हैं। और अजीत पवार भी कम चालाक नहीं, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो केवल शिंदे को लेकर बात नहीं बिगड़ रही है, बात अजीत पवार को लेकर भी बिगड़ रही है, क्योंकि एक बड़ा तोहफा बीजेपी की तरफ से इसलिए शिंदे को दिया गया। क्या है वो तोहफा? क्योंकि जो संपत्ति को लेकर बात कर लेते हैं, बेनामी संपत्ति के मामले में कोर्ट से जो बड़ी राहत मिल गई अजीत पवार को, उसके बाद देखने को मिलता है बीजेपी की तरफ से चुप करवाया गया अजीत पवार को, ताकि वो मंत्रालय को लेकर बात ना कर सके। तो यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि शिंदे नहीं बल्कि अजीत पवार को भी बीजेपी फंसा रही है। काम हो रहा है हरियाणा वाला, यानी हरियाणा में जिस तरीके से सीएम भी मेरा रहेगा और मंत्रालय भी मैं अपने पास रखूंगा, यानी हेड और टेल दोनों हमारा रहेगा, वही महाराष्ट्र में हो रहा है। और इसीलिए एकनाथ शिंदे को अलग रखा गया और इसी श्रेणी में अजीत पवार को भी अलग रखा जा रहा है, क्योंकि एक मंत्रालय की बात हो रही है। गृह मंत्रालय तो अजीत को नहीं दिया जा रहा, ये भी बहुत बड़े हद तक दिखाई दे रहा है। बात आती है वित्त और राजस्व के, तो इनमें से क्या एक मंत्रालय उन्हें दिया जाएगा और क्या एक मंत्रालय से काफी वर है? तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बीजेपी जो है वो चित और पद दोनों अपना रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे तो बनना चाहते हैं सीएम, क्योंकि पावर और सत्ता का जो नशा होता है वो शिंदे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आज सब कुछ जा चुका है, आज कुछ हाथ नहीं लगा है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि रुतबा और रुबाब वापस आ जाए, वो वापस तभी आ पाएगा जब वो सीएम बनेंगे। तो ऐसे में सीएम बनने की राह में ये देखा जा रहा है कि शिंदे आने वाले समय में यानी कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले 14 तारीख से पहले शरद पवार के साथ मुलाकात कर सकते हैं। अजीत पवार मुलाकात कर चुके हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी की बैठक में शामिल न होकर एक बड़ा इशारा शिंदे ने कर दिया। तो फिर समझ लीजिए ये बहुत बड़ी बात है कि इस बैठक में उनका ना आना और बहुत बड़े हद तक शांत रहना, यानी कि महाराष्ट्र में शायद देवेंद्र फडणवीस अब ज्यादा समय तक सीएम ना बन पाए, क्योंकि अजीत पवार और शिंदे एक साथ मिलकर अब बड़ा खेल महाराष्ट्र में करने वाले हैं, जिसमें बड़ी भूमिका शरद पवार की रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।